बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, आज से 3 दिन बाद कराची में पीडीएम का जलसा होने वाला है और पीडीएम ने फैसला किया है कि हर 3 हफ्ते के बाद एक जलसा किया जाएगा। यानी वो जो ख़दशा था कि ये जलसे लंबी तारीखों के होंगे तो वो तकरीबन दुरुस्त निकला। अगरचे ये भी गनीमत है कि 1 महीने के बाद जलसा नहीं रखा, 3 हफ्ते के बाद। बेहतर था कि ये 2 हफ्ते के बाद, बल्कि हर 10 दिन के बाद एक जलसा रखते, और चाहे इसके लिए बहुत बड़े इंतज़ामात ना करते, कम इंतज़ामात के साथ भी अगर जलसे किए जाएँ तो वो मौसर हो सकते हैं। खैर, 29 तारीख के जलसा आम से के साथ ही पाकिस्तान में सियासत का एक और मुतलातम दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे वाक़यात पै दर पै रूनुमा हो रहे हैं, जिनके वाक़िब से बेखबर हुक्मरान बगटट अपनी रफ़ पर अपने रास्ते पर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि इनके इक़दामात का नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन इस पर बात करने से पहले ये एक दो लतीफ़े सुन लीजिए। एक तो लाहौर में कल इमरान खान ने एक पुराने जंगल में शजरकारी का इफ्तिताह किया। ये रावे के किनारे एक रुख नाम का जंगल है, तो रुख झोंक इस तरह का कुछ नाम है। तो वहाँ पुराना ये सैकड़ों साल से ज़ख़ीरा चला आ रहा है। तो उस जंगल में शजरकारी का एक तो ये फ़राड है कि जंगल में तो पहले ही जंगल लगा हुआ है, वहाँ शजरकारी। ये तो वही बात हुई कि कोई साहब कहे कि जनाब समुंदर में पानी कम है, मैं वहाँ जाकर समुंदर में एक नलका लगा रहा हूँ। तो ये समुंदर में नलका लगाने वाले वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, ये एक और फ़राड कर रहे हैं। लेकिन ये फ़राड जो है असल में एक पंथ दो काज या एक तीर से दो शिकार वाला मामला है। इस तरह कि एक तो ये कैंपेन चलेगी कि देखो शजरकारी हो रही है, और दूसरा ये है कि असल में ये करप्शन का मंसूबा है, लोगों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं। और आपने देखा है कि जब से इमरान खान आए हैं, लोगों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं, और कब्ज़ा माफिया जो एलीट क्लास के लिए मकानात बनाता है, जिनका गरीब आदमी के लिए या मिडिल क्लास आदमी के लिए मकान बनाने का कोई प्लान कहीं है ही नहीं, उस तबके को ये नवाजा जा रहा है, और ज़मीनों पर कब्ज़ा करने का ये एक नया मंसूबा है। वहाँ लर्रावी के पास बहुत ज़मीन जो है वो कीमती है, और ये लोगों से छीनी जा रही है, और लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमसे ज़बरदस्ती ज़मीनें औने पौने कौड़ियों के दाम पर ये छीन रहे हैं और कब्ज़ा करो। प्रॉपर्टी बिल्डर माफिया है, और बिल्डर माफिया इस हुकूमत की शनाख्त बन चुके हैं। इस हुकूमत के दौर में जितनी भी रियायत दी गई हैं, वो इसी सेक्शन को दी गई हैं, कब्ज़ा माफिया को, जो एलीट क्लास के लिए, मालदार तबके के लिए मकानात बनाता है और पैसा कमाता है। और ये इसी तरह की ये शजरकारी में दोहरा फरार, एक तो ये ज़मीनों पर कब्ज़ा करेंगे, और फिर ये कह कर के हमने इतने करोड़ दरख्त लगा दिए, उतनी रकम ये ख़जाने से वसूल करेंगे, जैसा कि इन्होंने वहाँ किया पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी। 1 अरब दरख्त का जो प्रोजेक्ट था, वो उसके बारे में आपने पूरी तरह सुन लिया होगा। अच्छी तरह हर आदमी को पता चल गया है कि खुद जो सरकारी महकमों के अदाद शुमार हैं और उनमें भी मुबालगा है, उनके मुताबिक 3 करोड़ दरख्त लगे हैं, और बाकी 97 करोड़ दरख्त जो है वो नहीं लगे। लेकिन सरकारी ख़जाने से 97 करोड़ दरख्तों की, 97 करोड़ पौधों की कीमत और उन्हें लगाने का जो मुआवजा या मजदूरी या उस पर जो प्रोजेक्ट पर खर्चा आता है, वो सारा वसूल किया गया। एक पौधा अगर 20 रुपये का, अपने 200 रुपये का भी हो, 200 रुपये का पौधा, और उसको आप 97 करोड़ से ज़रब दें तो वो कितने अरब रुपए की, कितने खरब रुपए की ये पौधे बन जाते हैं। और उसके अलावा जो खर्चा कि 1 अरब दरख्तों को लगाने का जो खर्चा है, इतने मजदूर लगे, इतनी मशीनरी लगी, इतनी ट्रांसपोर्ट लगी, तो ये वहाँ भी 97 करोड़ दरख्तों का फ्रॉड किया गया। और इसी तरह दूसरे जितने भी पंजाब में इन दिनों ये शजरकारी के मनसूबे हैं, मीडिया को इजाज़त नहीं है ख़बर छापने की। मीडिया ख़बर चला सकता है टीवी पर, ना अखबार में छाप सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वहाँ से लोग फ़िल्में बनाकर वीडियो अपलोड करते हैं। उनसे पता चलता है कि जहाँ-जहाँ इन्होंने शजरकारी की, वहाँ चटियल मैदान पड़े हैं, और पौधे मसनूई गमलों में रखकर, यानी सुराख करके दरख्तों की टहनियाँ उनमें लगाकर एक तस्वीर खिंचवा दी गई कि इतने पौधे लगाकर शजरकारी का इफ्तिताह कर दिया गया, और अब ये मनसूबा जो चलेगा। और जब वो इमरान खान साहब वहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं, तो वो टहनियाँ हटाकर, या बच्चे वहाँ हटा देते हैं, या अमला हटा देता है, और वो चटियल मैदान का चटियल मैदान रह जाता है। ये इतना बड़ा फ्रॉड है, और कोई अखबार नहीं लिख रहा। और इन्हीं दिनों नाज़रीन दूसरा फ्रॉड ये डॉलर के नाम पर हो रहा है। और देखिए आप, हुकूमत का एक तरफ ये दावा कल ही सामने आया कि ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं। इसमें झूठ देखिए क्या है। झूठ एक तो ये है कि ये ज़र मुबादला के ज़खायर कर्ज़ों की रकम से
भरे हैं, और इनमें पाकिस्तान की जो आमदनी है, पैदावार की आमदनी, वो नहीं है। वो सारे के सारे जो गैर मुल्की कर्जा लेगी, जो जब कर्जे की किस्त आती है तो ज़र मुबादला के ज़खायर भर जाते हैं। कल ही कोरोना के नाम पर इन्होंने $3.25 अरब रुपए का, अभी $3.25 अरब डॉलर का कर्जा लिया है, जो ये चंद दिनों में हड़प कर जाएंगे और ज़र मुबादला के ज़खायर फिर नीचे आ जाएंगे। खैर, मेरा सवाल ये है कि अगर ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड पर पहुँच गए हैं तो पाकिस्तान में डॉलर महंगा क्यों हो रहा है? 167 रुपये का हो गया है, और ये थोड़ी मुद्दत में, चंद महीनों, 3-4 महीनों के अंदर अंदर ये तकरीबन 14 रुपये महंगा हुआ है। और इसका मतलब ये है कि ये झूठ है ज़र मुबादला के ज़खायर का दावा, या फिर कोई और फरार चल रहा है, जिसकी तरफ बाद लोगों ने पहले भी इशारा किया है कि कुछ मनपसंद लोगों को ये बता दिया जाता है कि हम डॉलर की कीमत इतने, इस अरसे में, इस हफ्ते में, इस महीने में इतनी बढ़ाएंगे, तो वो उस हिसाब से एक जो लूट मार, करप्शन, या जो भी एक बारीक काम होता है जिसकी पेचीदगियाँ आवाम नहीं समझते, लेकिन जो इक़्तिसादी अमूर को जानने वाले हैं उनको पता होता है कि ये क्या वारदात हो रही है। ये वो वारदात हो रही है, और उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को ये है कि पाकिस्तान में से जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं, मसलन तेल, तो वो और महंगा होगा। यानी तेल अगर 100 रुपये का बाहर से आम खरीदते हैं, तो वो डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से 130 रुपये का, 135 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि 35% डॉलर की कीमत 35% बढ़ी है। तो गोया कि तेल जो 100 रुपये का खरीदेंगे वो आपको 135 रुपये पड़ेगा, और आप यहाँ फिर कहेंगे कि तेल को महंगा करना पड़ रहा है। और इस लूट मार के अलावा एक वजह और भी है, वो है दरामदात में इजाफा। दरामदात में बेतहाशा इजाफा हुआ है। एक तो खुराकी अशिया इन्होंने ख़त्म कर दी पाकिस्तान में। ज़राअत को 3-4 फसलों की हद तक तो इन्होंने ज़राअत का भट्ठा टोटल बिठा दिया है। तो उसकी वजह से हमें पहली मरतबा तारीख में गंदम, चीनी और इस तरह की चीज़ें दरामद करना पड़ रही है। इसके अलावा एलीट क्लास जिसकी नुमाइंदगी PTI करती है, उसके लिए दरामदात बेतहाशा बढ़ी है, यानी लग्जरी आइटम्स। और वजह यह है कि इन 3 बरसों में गरीब आवाम से, लोअर मिडिल क्लास से, मिडिल ऑफ द मिडिल क्लास से जो पैसा छीना गया, जेबें काटी हैं इन जेब कतरों ने, वो पैसा सारा गया एलीट क्लास के पास, और एलीट क्लास के पास अब पहले से ज़्यादा रकम खर्च करने के लिए है, और चुनाचे वो बाहर से लग्जरी आइटम्स मंगा रही हैं, जिनका नाम भी गरीब आवाम नहीं जानते। वो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ से बाहर से दरामद हो रही हैं, और दरामदात बढ़ रही हैं, बरामदात कम हो रही हैं, जिसकी वजह से ये जो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा, उसका ब्रंट जो है वो भी गरीब और लोअर मिडिल क्लास तबके को उठाना पड़ेगा। और जो मुल्क है वो तो तबाह हो ही रहा है, मज़ीद तबाह होगा इस फरार से, इस ड्रामे से। तो नाज़रीन, ये इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसर करते हुए एक लतीफ़ा और है कि इमरान खान ने कहा कि मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो गैर अखलाकी ट्वीट्स और गैर अखलाकी वीडियो क्लिप वगैरह, टिकटॉक, इनकी तरफ इशारा था। तो जनाब, ये गैर अखलाकी वीडियोज़ का अगर मामला है, तो फिर ज़रा याद करें कि आयशा गुलाली ने मुतालबा किया था अदालत से कि इमरान खान के ब्लैकबेरी मोबाइल सेट का फरामज़ किया जाए और उसका रिकॉर्ड चेक किया जाए। उस मोबाइल फ़ोन में बहुत कुछ था, सिर्फ टेलीफोन कॉल ही नहीं थी, उसमें वीडियो क्लिप्स भी थे, और आयशा गुलाली ने बहुत कुछ बताया था, लेकिन उस वक्त तहकीकात नहीं हुई। अगर उस वक्त तहकीकात हो जाती और इमरान खान का कच्चा चट्ठा बाहर आ जाता कि ये किस किरदार का आदमी है, तो आज पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात कसरत से न होते, जो मीनार पाकिस्तान पर कभी हो रहे हैं, कभी रावी रोड पर रिक्शा राह चलते भरी ट्रैफिक में एक रिक्शा में बैठी औरतों के साथ हो रहा है, और अखबारात में दबी दबी खबरें सिंगल कॉलम के अंदर के ऊपर छप रही हैं कि ख़वातीन के साथ जराइम में कई 100% इजाफा हो गया है, बच्चों के साथ जराइम में कई 100% इजाफा हो गया है। और इसके अलावा डकैती, राहज़नी, आज भी कराची में 1-2 जगह पर मुजाहरे हुए हैं। उन्होंने लोगों ने बताया कि जनाब, हमारे मोहल्ले में एक दिन के अंदर 4 वारदातें हुई हैं। इन डाकुओं को टोटल फ्री हैंड मिल गया है, टोटल फ्री हैंड, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस को इन्होंने बना दिया सियासी इदारा, और वो पुलिस जो है वो जराइम की तरफ पीछे नहीं जा रही, और जराइम वाले बेकाबू हो गए हैं। चुनांचे हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में डकैती, मर्डर, कत्ल, अगवा, रेप, अगवा बराए तावान, बच्चों से ज़्यादती, बच्चों की लाशें बरामद होने के वाक़यात में खौफनाक और क़यामत ख़ेज़ इजाफा हो गया है। और चूँकि यहाँ सब एक पेज पर है, किसी तरफ से कोई परेशानी या इज़्तिराब का इज़हार हमें नज़र नहीं आता। तो नाज़रीन, आखिर में ये PDM के जलसों के हवाले से ये तहरीक चलने जा रही है,
اور اس میں صحافی، وکلاء، سول سوسائٹی کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ 9 ستمبر کو وکلاء نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا ایک نقطہ یہ ہے کہ عدلیہ کے باہر لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر بھی ہے جنہوں نے حال ہی میں عدلیہ کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، اور ان کے میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن آپ کے سامنے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ نے جو خط لکھا ہے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے نام، جس میں انہوں نے اپنا 2 رکنی بینچ معطل کرنے کے فیصلے کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور وہ تاریخ کا ایک باب بن گیا ہے۔ کس نے کیا کردار ادا کیا، کون کیا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، کون عدلیہ کو ختم کرنا چاہتا ہے، کون عدلیہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور کون آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ پوری کہانی اس میں بیان کی ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ اس ملک کی تاریخ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کی صورت میں آئے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ منصوبہ یہ ہے کہ ان کو نوکری سے برطرف کر دیا جائے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ جو سرکار کے ریاست کے بھی لاگر ہیں وہ اپنے پروگراموں میں بتا رہے ہیں، اور بڑے اعتماد کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ لیکن جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ نے جو چیزیں ریکارڈ پر لانے میں یہ لانے والا کردار جو ادا کیا ہے، وہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس میں بہت سارے لوگوں کے چہروں پر کالک ملی ہوئی ملے گی۔ اور میرا نہیں خیال کہ اس سارے بحران کے بعد عمران خان عدلیہ سے اپنے لیے قابل قبول فیصلے لے سکے گا، کیونکہ عوام اور سیاسی اور سماجی کارکن اور سول سوسائٹی ان فیصلوں کو جس نظر سے دیکھے گی وہ آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور جب معاملہ اس طرح پہنچ جائے تو پھر بڑے بڑے ڈکٹیٹر بھی اپنی مرضی کے فیصلہ لے کر کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، انہی گزارشات پر آج کا پروگرام میں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔